नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। वन्य जीव वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में वन विभाग को सशक्त तरीके से निर्देश दिए गए। बता दें कि जल्द दोनों नाले धनगढ़ी और पनौद नाले के पुल का जल्द कोई हल निकाला जाए। बता दें कि हर वर्ष हादसों का कारण बनने वाले धनगढ़ी और पनौद नाले पर पुल निर्माण कार्य को 2 वर्ष से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन इसका कार्य पूरा नहीं हो पाया है, जिसको लेकर सीएम ने वन विभाग को दिशा निर्देश दिए। आज मैंने इन दोनों का ही धनगढ़ी नाला और जो पनौद की समस्या है, उन दोनों पर मैंने बात की है। और पिछले दिनों जो वन्य जीव वाइल्ड लाइफ बोर्ड की जो बैठक होती है, उस बैठक में भी मैंने बहुत सख्ती से कहा है कि इन दोनों समस्याओं का तत्काल हल किया जाए, और उसका रास्ता निकल रहा है। खबर रानीखेत से है, जहां सेना के सोमनाथ मंदिर के कुमोन रेजिमेंट सेंटर ने कलर प्रेजेंटेशन परेड आयोजित की, जिसमें थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे ने 3 नागा बटालियन को राष्ट्रपति ने निशान सौंप दिया है। और बता दें कि भारतीय थल सेना के अध्यक्ष मनोज पांडे ने आयोजित कार्यक्रम में परेड का निरीक्षण किया, साथ ही परेड की सलामी ली। वहीं इससे पूर्व निशान को पंडित और पादरी ने मंत्रोच्चारण से पवित्र किया है। वहीं इस अवसर पर इनके साथ लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता, ईस्टर्न आर्मी कमांडर, और लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, सेंट्रल आर्मी कमांडर भी थे। बता दें कि थल सेनाध्यक्ष ने बेहतर जवानों को प्रोत्साहित भी किया। इस अवसर पर आप सभी को, विशेषकर बटालियन के सभी रैंक को बहुत शुभकामनाएं। नागा रेजिमेंट भारतीय सेना की एक बेहतरीन रेजिमेंट है। नागा रेजिमेंट का इतिहास शौर्य, साहस और बलिदान की वीर गाथाओं से भरा है। रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रत्येक युद्ध और ऑपरेशन में हमेशा साहस और रण कौशल का उत्तम उदाहरण पेश किया है। इस स्वर्णिम इतिहास का श्रेय सेवारत तथा भूतपूर्व सैनिकों को जाता है, जिन्होंने सदैव अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा, समर्पण और कड़ी मेहनत से निभाया है। देहरादून में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के बड़े नेता उत्तराखंड का दौरा लगातार कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता अभी भी उत्तराखंड से दूरी बनाए हुए, जिसको लेकर अब सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं का उत्तराखंड से कोई लगाव नहीं है, इसलिए अभी तक किसी राष्ट्रीय नेता का उत्तराखंड आगमन नहीं हुआ। साथ ही कहा है कि रही बात उनके बड़े नेताओं के प्रस्तावित दौरे की, तो कांग्रेस के तमाम प्रस्तावित दौरे प्रस्तावित ही रहने वाले हैं। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि बीजेपी के प्रवक्ता बड़े भविष्य कर्ता हो गए हैं, जो वही कहेंगे वही होगा, और तंज कसते हुए कहा है कि वो पहले अपनी कुंडली दीक्षा लेने, उन्हें अभी से ही प्रधानमंत्री का सहारा लेना पड़ रहा है। साथ ही कहा है कि बीजेपी घबराई हुई है और उनके उम्मीदवारों की स्थिति खराब है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने बड़े भविष्यवक्ता हो गए हैं कि वो जो कहेंगे वही होगा। पहले अपनी कुंडली दिखा लें, उनकी कुंडली में क्या है। उनको अभी से प्रधानमंत्री का सहारा लेना पड़ रहा है उम्मीदवारों को जिताने के लिए, धर्म का सहारा लेना पड़ रहा है, फिर धार्मिक उन्माद फैलाने की बात कर रहे हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और उनके उम्मीदवारों की स्थिति खराब है। जगह जगह पर असंतोष है, कार्यकर्ताओं में भी असंतोष है, और भारतीय जनता पार्टी खुद घबराई हुई है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आने वाली लोकसभा चुनाव में बुरी तरह चुनाव में पराजित होगी। देखिए, कांग्रेस के पास न विजन है, न विजनरी लीडरशिप है, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो। कांग्रेस के तमाम जो प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, वो किस प्रकार से मीन में निकालते रहते हैं, लेकिन उनसे मैं कहना चाहता हूं कि वो बताएं कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कितनी बार उत्तराखंड आए हैं, या जब उनकी सरकार रही तो प्रधानमंत्री जी कितनी बार उत्तराखंड आए हैं उनके समय पर। कांग्रेस ने केवल इस राज्य को छलने का काम किया है। कांग्रेस ने इस राज्य के साथ हमेशा दोगला व्यवहार करने का काम किया है। 2004 में जो औद्योगिक पैकेज
एनडीए की सरकार में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड को दिया था, उसको 2009 में छीनने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के नेताओं को और कांग्रेस के आला नेताओं को उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है, उत्तराखंड की नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है, उत्तराखंड राज्य से कोई लेना देना नहीं। इसलिए आने वाले समय में मैं कह सकता हूं जो उनके दौरे प्रस्तावित हैं वो प्रस्तावित ही रहने वाले हैं। राजधानी देहरादून की सड़कों में गड्ढे दून घाटी की सुंदरता में खामियां दिखाने का काम करते हैं। वहीं इस पर चलने वाले वाहन चालकों के इचकौले खाते वाहन जाम में कई बार फंस जाते हैं। पैदल राहगीरों के चलने के लिए ये गड्ढे किसी बड़ी फजीयत के सबब से कम नहीं है। दरअसल साल 2017 में देहरादून शहर स्मार्ट सिटी परियोजना का हिस्सा बन गया और आज लगभग 6 साल पूरे होने के बावजूद भी देहरादून स्मार्ट सिटी की सड़कें पूरी तरीके से गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई है। इस बीच जब देहरादून नगर अपना नया अभियान शुरू करने जा रहा है तो जनता को अब सड़कों के गड्ढों से मुक्ति देने के लिए अब नगर निगम सड़कों के सुधारीकरण के लिए काम करेगा। जिलाधिकारी महोदय जी हमारे यहाँ जो है ग्राम पंचायत जिलाधिकारी महोदय जी हमारे यहाँ जो है ग्राम पंचायत फिताड़ी 5 गांव के अंतर्गत 1 जुलाई से लेकर अभी अक्टूबर तक जो है किसी भी प्रकार के मार्ग नहीं खुले हैं और पुल के बिना कई परेशानियां उठानी पड़ रही है। जनता को जो है राशन पेट भरने को भरपूर नहीं मिल रही है, क्योंकि पुलों की सुविधा न होने के कारण कई गर्भवती महिलाओं की परेशानियां भी हमको झेलनी पड़ रही है, जिनको कंधों पर उठा के हम जकोल तक ट्रांसमिट करवाते हैं। इसलिए मान्यवर जी आपसे अनुरोध है, आप किसी भी प्रकार से हमारे 5 गांव के लिए अपना सहयोग प्रदान करने का आशीर्वाद करें। वैकल्पिक अश्व मार्ग और पुल सुविधा करवाने की माती कृपा करें। जिलाधिकारी महोदय जी हमारे यहाँ जो है ग्राम पंचायत फिताड़ी 5 गांव के अंतर्गत 1 जुलाई से लेकर अभी को खोलने जाने के लिए कहा गया है। मार्ग पूरी तरीके से बंद हो चुका है और इसके लिए धरना प्रदर्शन भी दिया जा रहा है। 4 महीनों से बंद पड़ा जखौल लिवाड़ी मार्ग और ऐसे में ग्रामीणों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कितनी भारी मात्रा में अपने पीठों पर बोझ ढोक के जाना पड़ रहा है इस पार से दूसरी पार, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में स्थिति ये आ गई है कि ग्रामीण यहाँ पे धरना दे रहे हैं। मांग पूरी ना होने पर धरना प्रदर्शन का उनकी तरफ से चेतावनी जारी किया गया है। 4 महीनों से बंद पड़ा है ये जखौल लिवाड़ी मार्ग, जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे इस पुल को पार करके यहाँ पे तमाम महिलाएं बच्चे जा रही हैं और सोचिए कि जान का खतरा कितना बना हुआ है। ग्रामीणों ने सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जाना है। विरोध भी उनकी तरफ से होगा। भारी मात्रा में यहाँ पे ग्रामीण इकट्ठा भी हुए थे और ऐसे में ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जिससे पता चल रहा है लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी की तस्वीरें हैं जहाँ पे स्मार्ट सिटी तो बनी नहीं है, लेकिन ये इस तरीके की जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है उससे ग्रामीण काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। उपेंद्र इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, कितने दिनों से ग्रामीणों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है? जी मैं आपको बता दूं कि लगभग 4 महीने हो गए जो ये विकासखंड मोरी के जो मोटर मार्ग है 4 महीनों से लगभग बंद है और यहाँ पर जो आपदा आई थी उससे यहाँ के जो पुल है और जो कच्चे रास्ते थे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। लगातार ग्रामीण सरकार से और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी रोड खोली जाए, लेकिन अभी भी रोड नहीं खुल पाई है, जिससे कि ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इनको राशन पानी लाने में आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इसी में हमारी माननीय विधायक जो यहाँ के पुरला की जो विधायक है दुर्गेश्वर लाल जी, उनसे बात हुई थी। इन्होंने कहा था कि ये कह रहे हैं कि अभी भी जो यहाँ की जो रोड है और जो पुल है लगातार इन पर काम चल रहा है और जो यहाँ के जो पुल थे वो पक्के पुल थे वो बह गए थे, नए पुल पे कार्य चल रहा है। जी गुहार कितने दिनों से लगाई जा रही है जो कि अभी तक सुनी नहीं जा रही है? जी मैं आपको बता दूं कि लगातार जब से आपदा आई थी तब से ये प्रशासन से लगभग 1.5-2 महीनों से लगातार प्रशासन से ये गुहार लगा रहे हैं।
प्रशासन का क्या कहना है, कब तक ठीक हो जाएंगे? प्रशासन का यही कहना है कि जैसे ये पक्के पुल जो तैयार हो जाएंगे, हमारी मशीनें जो आगे हो जाएंगी, तभी मार्ग खुल पाएगा। लेकिन अगर इस बीच में कुछ हो गया, क्योंकि जिस तरीके से पुल को पार कर रहे हैं वो काफी खतरनाक स्थिति है, तो जवाबदेही किसकी होगी, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है उपेंद्र। जी, मैं आपको बता दूं, शासन से हमारी बात हुई थी, तो शासन का कहना है कि हम कच्चे जो रास्ते हैं यहाँ लगातार जो नदी का बहाव है बढ़ता चला जा रहा है, और हम जल्द से जल्द हम यहाँ के जो मार्ग है उनको खोल देंगे। ग्रामीणों द्वारा सरकार को कितने दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है? लगातार उनका कहना है कि हम अगर 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर हमारी अगर रोड ना खोली जाए अगर, तो हम विकासखंड मोड़ी में जन आंदोलन करेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए उपेंद्र। तो मांग पूरी ना होने पर धरना प्रदर्शन करेंगे, यहाँ पे ग्रामीण द्वारा कहा गया है। इसी के साथ बता दें कि 4 महीनों से ये बंद पड़ा है जखौल लिवाड़ी मार्ग। खबर रुड़की से है, जहां बिजली चेकिंग को लेकर ग्रामीणों ने विद्युत कर्मियों पर आरोप लगाया है। तभी आरोप लगाते हुए कहा कि चेकिंग के नाम पर विद्युत विभाग के कर्मचारी उस वक्त घर के अंदर घुस गए थे जब महिलाएं कपड़े बदल रही थी। वहीं विद्युत विभाग के अधिकारियों का कहना है कि विभाग की टीम गांव में चोरी की शिकायत पर चेकिंग करने गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने उनके कर्मचारियों और अधिकारियों पर हमला करके मारपीट कर दी। वीडियो हैं, क्योंकि जब हम केबल पकड़े थे इसकी वीडियोग्राफी की गई थी, और इसके साथ एक फीमेल अवर अभियंता भी थी हमारे पास 2, तो उनके साथ गई थी, और ऊपर छत पे जो है वो कोई भी लेडीज़ नहीं थी, और इनके साथ एक हमारा लाइनमैन गया, नॉक किया गया था, बाकायदा गेट खुला हुआ था, अगर कोई नहाएगा तो गेट बंद करके ही नहाएगा, गेट खुला हुआ था, गेट खोल करके कोई नहीं निकला, तब अंदर गए हैं। उसके बाद लेडीज़ हमारी स्टाफ जेई भी थी, इसके बावजूद उन्होंने ज़बरदस्ती का इशू बनाया और मारपीट करना शुरू किया। सिकंदरपुर मुंडलाने का मामला है। ये हमारे जो लंडोरा एसडीओ हैं, ये टीम के साथ पहुंचते हैं, और 2-3 इनके साथ लाइनमैन होते हैं दारू पी ले हुए, जो दारू पी कर रखते हैं। उनका तो गांव से, पूरे गांव से रिकॉर्ड है कि मैं तो इन्होंने लोकल के गांव के ही रख रखे हैं लाइनमैन भी वहाँ पर, और वे दारू पी कर जाते हैं इनके साथ। अब कुंडी नहीं खटखटानी, कुछ नहीं खटखटाना, ये क्या करते हैं कि अंदर जाते हैं, और अंदर जाते ही गेट पर धक्का मारा और अंदर चले गए। वो लेडीज़ कपड़े बदल ली थी अंदर, जैसे ही लेडीज़ कपड़े बदल ली थी, उसने कहा भाई क्या बात है, कि बिजली वाले हैं, तो भाई रुको 1 मिनट, कपड़े बदल लेने दो। तो वो ये क्या करते हैं कि लेडीज़ अंदर ही चले जाते हैं। लेडीज़ नग्न अवस्था में हो चाहे किसी अवस्थाओं में, ये कौन से कानून में लिखा कि लेडीज़ के पास ऐसे पहुँच जाए, और ड्रिंक करके किसने बोला है? और राजधानी देहरादून की सड़कों में गड्ढे दून घाटी की सुंदरता में खामियां दिखाने का काम करते हैं। वहीं इस पर चलने वाले वाहन चालकों के हिचकोले खाते नजर आ रही है। पैदल राहगीरों के चलने के लिए भी ये गड्ढे किसी भी फजीहत के सबब से कम नहीं है। दरअसल साल 2017 में देहरादून शहर स्मार्ट सिटी परियोजना का हिस्सा बनाया गया, और आज लगभग 6 साल पूरे होने के बावजूद भी देहरादून स्मार्ट सिटी की सड़कें पूरी तरीके से गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई है। इसी बीच अब देहरादून नगर अपना नया अभियान शुरू करने जा रहा है। जनता को अब सड़कों के गड्ढों से मुक्ति देने के लिए अब नगर निगम सड़कों के सुधारीकरण के लिए काम करेगा। धर्मनगरी हरिद्वार में आज आसाम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा महोत्सव के मौके पर प्रसिद्ध नारायणी शिला मंदिर अपने पितरों के निमित्त पूजा करने के लिए हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वो हर साल अमावस्या के दिन प्राचीन नारायणी शिला मंदिर आने की कोशिश करते हैं, और आज भी वो अमावस्या के मौके पर अपने पितरों के निमित्त प्राचीन नारायणी शिला मंदिर में पूजा पाठ श्राद्ध के लिए नारायणी शिला मंदिर आए। उन्होंने कहा कि मंदिर पूजा पाठ करके मन बहुत प्रसन्न हुआ। वही सनातन धर्म पर की जा रही लगातार बयानबाजी पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि कुछ लोग देश में चाहते हैं कि सनातन और सनातन से जुड़ी परंपराएं इस देश में खत्म हो जाए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जब वो भी नहीं थे तब से सनातन धर्म था। करीब 5000 साल पहले से सनातन धर्म और उससे जुड़ी परंपराएं चलती आ रही है। हमारा देश और हमारा सनातन धर्म,
की परंपराएं आगे भी इसी तरीके से चलती रहेंगी। देश के प्रसिद्ध और विख्यात पर्यावरणविद चंद्र प्रसाद भट्ट ने बदलते पर्यावरण पर गहन चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के संतुलन ने आज मानव जीवन के लिए खतरा पैदा कर दिया है। चंद्र प्रसाद भट्ट ने वैश्विक आपदा सम्मेलन के आयोजन की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस आयोजन में किए जाने से कई लोगों को आपदा से जुड़ी कई जानकारियां मिली होगी। कार्यक्रम के जरिए जितने भी देश कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं उन सबको आपस में एक्सपीरियंस साझा करना चाहिए और उन्हें धरातल पर उतारने का काम किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि लगातार टूट रहे ग्लेशियर पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसके साथ ही ये मानवता के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं और इस बारे में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। क्या पूरे प्राणी समुदाय का जीवन डामाडोल करके रख दिया है। इस विषय की चिंता की जरूरत बन गई। इसकी अनदेखी करना अपने भविष्य को दांव पर लगाना है। पर्यावरण के बारे में जो सोच सुविचारित अंतःप्रेरित हो तभी उसके पर सुफल मिल सकते हैं। तो आज इस प्रकार का आयोजन राज्य सरकार ने मुख्य रूप से जो आपदा प्रबंधन संस्थान है उसने वो किया, तो इसकी एक तरफ से प्रशंसा की। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो अनुभव है उनका लाभ हम सब उत्तराखंड को मिलेगा और उत्तराखंड में ये नहीं, हमारा पूरा हिमालय जो क्षेत्र है आज पर्यावरण बिगाड़ से बहुत ही संत्रस्त है और इस प्रकार के आयोजन से एक दूसरे के अनुभवों का लाभ भी मिलेगा। लेकिन असली बात तो यह है कि कार्यक्रम सुनिश्चित होना चाहिए। देहरादून में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने 14.21 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि डोईवाला पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति और वाहन चेकिंग के दौरान अभियुक्ता को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बीते कुछ दिनों से प्रदेश भर में लगातार तापमान में बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसके कारण सुबह शाम ठंड का एहसास होने लगा है। केदारनाथ और बद्रीनाथ समेत चारों धामों में सुबह शाम कड़ाके की ठंड होने लगी है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिन प्रदेश भर में मौसम ठंड रहने के आसार है। हरिद्वार में जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों में दिखना लगातार जारी है। आपको बता दें कि हाथियों का झुंड क्षेत्र में टहलते हुए दिखाई दिया, जिसे देखकर इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। पीछे से 6 हाथी रुके हुए हैं, वो अंदर जंगल की तरफ आ रहे हैं। उत्तराखंड में सभी निकायों का कार्यकाल 2 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग का ध्यान निकाय चुनाव से ज्यादा लोकसभा चुनावों पर है। यही कारण है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार दोनों को फटकार लगाई है। बता दें कि हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा कि अब तक निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित क्यों नहीं किया गया। साथ ही राज्य सरकार से कोर्ट ने यह भी पूछा है कि निकाय चुनाव को लेकर सरकार की क्या तैयारी है। जसपुर निवासी अनीश की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायाधीश राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सरकार और आयोग को दोनों से शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 1 नवंबर को होगी। बता दें, इससे पहले सरकार और आयोग दोनों को अपना शपथ पत्र दाखिल करना होगा। उत्तराखंड में म्यूनिसिपैलिटीज़ के जो इलेक्शन थे उनका 5 साल का टर्म जो है 2 दिसंबर 2023 में कंप्लीट होने जा रहा है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 243U में प्रावधान है कि टर्म खत्म होने से 6 महीने पहले जो है चुनावी प्रक्रिया अगले बोर्ड के गठन के लिए
चालू हो जानी चाहिए सारी नगर पालिकाओं में जहाँ जहाँ ये टर्म ख़त्म हो रहा है। लेकिन अब जो है, जबकि मात्र 1.5 महीना बचा हुआ है, कोई चुनाव प्रक्रिया ना तो स्टार्ट हुई है, ना ही कोई वोटर लिस्ट का रिवाइज की गई है, ना उसमें तैयारी कोई है सरकार की ओर से। तो हमने उसी के लिए जनहित याचिका दायर की। सितारगंज में पुलिस ने 25,000 के नामी वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। साथ ही अभियुक्त के कब्जे से घटना के वक्त प्रयुक्त की गई 315 बोर का तमंचा और स्कॉर्पियो कार बरामद किया है। बता दें कि अक्टूबर को सत्येंद्र सिंह सितारगंज कोतवाली में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है और एक और अभियुक्त को जेल भेज दिया। देहरादून में जमीनों के फर्जीवाड़े के मामले में पुलिस और अधिक सक्रिय हो गई है। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि ऐसे मामलों की लगातार एसआईटी से जांच कराई जा रही है और बताया कि दोषियों के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। वहीं इस मामले में 1 दर्जन से अधिक लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बता दें कि जांच अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित किया गया है और उनके खिलाफ दायर की गई आईपीसी की धाराओं में नियमानुसार बढ़ोतरी करके कार्रवाई की जा रही है। एक जमीन संबंधी धोखाधड़ी की एसआईटी द्वारा निरंतर इसमें जांच की जा रही, नए नए इसमें जो भी लोग प्रकाश में आ रहे हैं उनकी गिरफ्तारी और साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। इसी दौरान जो पूर्व में क्लेमेंट टाउन में एक कोठी को ध्वस्त करने और कब्जा करने में मुकदमा डकैती की धाराओं में बाद में तरमीम होकर दर्ज किया गया था, उसकी इन्वेस्टिगेशन में जो इस एसआईटी द्वारा जो जाँच की जा रही फर्जीवाड़े की, उसमें केपी सिंह और अन्य लोग के नाम भी आए थे जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। उस मामले में भी उसकी विवेचना में नाम प्रकाश में आया था, जिसका 420 की धारा में जो है चालान किया गया था। चूंकि अब नए साक्ष्य इसमें आए हैं जो इन्वेस्टिगेशन में, जहां ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिसमें फर्जी कागजातों को तैयार करके कूट रचना भी की गई है, इसमें अन्य लोग भी सम्मिलित हैं, तो उसके 173(8) में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आयोग को निर्देश दिया गया है कि पुनः फिर से उसमें जो नए साक्ष्य आ रहे हैं इस एसआईटी के द्वारा जो आए हैं उसको भी, उन धाराओं को भी सम्मिलित किया जाए और जो भी उसमें दोषी है या जिसके खिलाफ कम धाराओं में चार्जशीट की गई उसमें भी साक्ष्य एकत्र करके उसमें आगे की विधिक कार्रवाई की। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस।